तो इसके बारे में हमको आइडिया अभी नहीं लग रहा है, तो इसके लिए हमने आपको और तरीका बताया था, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कि बताओ खोल खोल के कि कितने कार्बन है, किस कार्बन से कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। उसके बारे में मैं आपको पहले से बता चुका हूँ। तो एक फिनोमिना है हमारे पास आइसोमेरिज्म, कि जब आपके पास कोई भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा तो आप उससे एक से ज्यादा या उससे भी ज्यादा स्ट्रक्चरल फॉर्मूले बना सकते हो। ठीक है, कि पॉसिबिलिटी है कि उसका 4 स्ट्रक्चरल फॉर्मूले बन जाएं, 5 बन जाएं, 6 बन जाएं। तो इस फिनोमिना को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। ठीक है, डेफिनेशन लिखिए सबसे पहले, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला but different structural formula. Are known as isomers. And this phenomena is known as isomerism. आगे बात समझ में, कि कोई कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर नोन एज आइसोमर। यानी एक कंपाउंड है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, आपने उससे कई सारे स्ट्रक्चर बना लिए, तो जो स्ट्रक्चर बने वो क्या कहलाते हैं, आइसोमर। और इस फिनोमिना को, इस घटना को हम क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। क्लियर है यहां तक? ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। अब बात आती है जो आइसोमेरिज्म है, आइसोमेरिज्म को हमने, क्योंकि ये कई टाइप की होती है, बहुत सारे तरीके इसमें आपको देखने को मिलेंगे, इसको हम मेनली 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और दूसरा क्या है, स्टीरियो। बोलो, समझ में आई यहां तक बात? अब क्या होता है, कैसे होता है, हम आपको समझाएंगे। ठीक है, कि आइसोमेरिज्म 2 तरह का ब्रॉडली डिवाइड किया गया है, एक स्ट्रक्चरल है, दूसरा स्टीरियो है। स्ट्रक्चरल को फर्दर हम डिवाइड करते हैं, चेन आइसोमेरिज्म, पहला है चेन, दूसरा है पोजीशन। चेन, पोजीशन, फंक्शनल, इसके बाद है मेटामेरिज्म, और एक और होता है जिसको हम टॉटोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, 5 टाइप में डिवाइड कर देते हैं, चेन, पोजीशन, टॉटोमेरिज्म, फंक्शनल और मेटामेरिज्म। समझ में आ गए? ये टाइप किसके हैं, स्ट्रक्चरल। स्टीरियो को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, स्टीरियो को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म,
और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल, यानी आपको अब ऐसा नहीं है कि हर बार हर कंपाउंड में ऐसा मिलेगा, आपको हर बार ढूंढना है किस तरह का आइसोमेरिज्म वहां पर है। समझ में आ गया कि किस टाइप का कितने तरह का आइसोमेरिज्म किसी में होता है। एक सवाल मैंने आपको कराया भी था, ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पकड़ो, आप इसके आइसोमर बताइए। तो आपको दो बात ढूंढनी है, पहले ये ढूंढना है कि उस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से कितने टाइप की आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करती है। ठीक है, हो सकता है उसके अंदर चेन हो, साथ में पोजीशन भी हो, ठीक है, साथ में मेटामेरिज्म भी हो। अगली बात समझ में? तो पहले टाइप ढूंढो, फिर चेन के कितने आइसोमर हैं, पोजीशन के कितने हैं, मेटामेरिज्म। ये सवाल बहुत फेवरेट है, कंपटीशन में भी आता है कि ये आपका फॉर्मूला पकड़िए, बताइए इसके कितने आइसोमर पॉसिबल हैं। एक सवाल तो बताया कितने, तो कितने के दो पार्ट हैं, पहले टाइप का आइसोमरिज्म देखो, फिर उनके हर के बनाओ। दूसरा सवाल ये आता है, वो कह देगा बताओ इसके कितने चेन आइसोमर पॉसिबल, तो वो डेफिनेटली दूसरों से कम होंगे, यानी वो केवल एक टाइप के आइसोमेरिज्म की बात करता है, तो आप उसके बताइए। और पूछता है हाउ मैनी, मतलब कितने टाइप के टोटल, तो आप पहले टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म सर्च कीजिए उसमें कि कितने तरह का अवेलेबल है, और उसके बाद टोटल उसके बनाने। सीधा आंसर होता है, जैसे एक फॉर्मूला दिया, बोला कि 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, तो आपको आना चाहिए। और ये बहुत ही आसान है क्योंकि आप चेक कर सकते हो। चेक करने का तरीका क्या है, बनाइए आप, बनाने के बाद सबका नाम लिखिए, क्योंकि डाउट ये रहता है ना कहीं कोई गलत तो नहीं बनाए। तो अगर दो के नाम सेम आ गए तो एक को काट दो, क्योंकि दुनिया में एक नाम का एक ही कंपाउंड है। तो अगर आपके नाम सबके अलग आ रहे हैं तो समझो कि आपने सही बनाया, यानी नॉमेनक्लेचर को इंक्लूड करके ही आप अपने आंसर का पता लगा सकते हो। ये नहीं कि सर मैंने तो 5 बनाए, अब ऑप्शन में मान लो 5 है ही नहीं, 6 थे, आपने आपके 5 बने, 5 तो ऑप्शन ही नहीं है। तो ये बात नहीं है, आपको ढूंढना है, क्योंकि सवाल भी आपको पता है और आंसर भी आपको पता है। बच्चों मेरी सुनाई दे रही है, दिखाई दे रहा है सबको? ऑनलाइन वालों समझ में आ गया? डेफिनेशन समझ में आ गई? पहले मैंने आपको एक करवा दिया है, तो आप एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे। टाइप समझ लिए, एक एक करके अब हम एक एक एग्जाम्पल लेते हैं। समझ में आ गई बात? मिटा दूं ऊपर वाला पार्ट में अब एक एक करके मिटा देता हूं। पहला आता चेन आइसोमेरिज्म। पहला क्या है? चेन आइसोमेरिज्म। चेन का मतलब क्या है? चेन में बदलाव होना चाहिए। मान लो पहला आपने 5 कार्बन की चेन बनाई, तो दूसरा 4 की हो सकती है, तीसरा 3 की हो सकती है। ठीक है, एग्जाम्पल हम लेते हैं, ये सिंपली एल्केन में ज्यादातर होता है, ये आपको मिलेगा एल्केन में, बाकी सब में तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर केवल और केवल चेन आइसोमेरिज्म आपको बताना है तो वो कहाँ होगा? एल्केन में। अब चलो एक एल्केन बना लेते हैं, बड़ा सा बना लेते हैं, 5 कार्बन का, C5H12 बन गया, 5 कार्बन का एल्केन बन गया। अब इसका आइसोमर हम लिखिए आप। पहला पॉसिबल है 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, सबकी वैलेंसी पूरी कर दो, 3 2 2 2 3। ठीक है, नाम बोलिए इसका। 1 2 3 4 5। 5 का मतलब पेंटेन, पेंट और एन, एन क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है। अब ये कौन सा पेंटेन है? नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन। समझ में आएगा ना एन क्यों है? क्योंकि ये सबसे सिंपल तरीका है इसको लिखने का। अब हमको क्या करना है? आइसोमेरिज्म कौन सी क्रिएट करनी है? चेन। तो सबसे सोचो, जो मैक्सिमम नंबर कार्बन है उससे ज्यादा का तो हम बना ही नहीं सकते, क्या करेंगे? उससे कम का ट्राई करेंगे। तो हमने अगला एग्जाम्पल लिखा
1 2 3 4। एक जो बचा उसको हमने एज ए सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया साइड चेन में, CH3 CH3 CH2 H CH3। ठीक है, ये हमने इसका दूसरा आइसोमर बना दिया। नाम बोलिए इसका जल्दी से, नाम बोलिए इसका दोबारा जल्दी से। चेन सेलेक्ट करनी है 1 2 3 4 और दो नंबर पे क्या लगा है, मिथाइल। नाम क्या होगा 2 मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अब हमारे दिमाग में आ रहा है कि 4 कार्बन में ही हम इस CH3 को उठा के यहां रख दें। CH3 को उठा के क्या रख दें, यहां रख दें। तो सोचो, आप रख तो दोगे, लेकिन रखने के बाद क्या ये बदलता है? लिख देता हूं, चलो मैं इसको, क्योंकि हमारे दिमाग में ये आएगा कि हम इसको ऐसे लिख देते हैं। तो अगर नया नाम आ गया तो इसका मतलब वो आइसोमर है, और नहीं आया तो नहीं है। अब देखो इसका नाम लिखने की कोशिश करते हैं 1 2 3 4। अब देखो हमको चेन सेलेक्ट करने का तरीका बदलना पड़ेगा। क्या है चेन सेलेक्ट करने का? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी है और वहां से चेन को नंबर स्टार्ट करना है जहां से सब्स्टिट्यूएंट को लोअर नंबर मिले। क्योंकि अगर आप यहां से स्टार्ट करोगे 1 2 3, थर्ड नंबर पे आ रहा है, लेकिन अगर हम इसको यहां से स्टार्ट कर दें तो क्या आएगा, 2 नंबर पे। तो हमको 2 पे सेलेक्ट करना है, तो क्या नाम आएगा इसका, 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो इसका मतलब ये भी 2 मिथाइल ब्यूटेन और 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो ये आइसोमर पॉसिबल नहीं है, मतलब ये दोनों के दोनों सेम ही है। तो दूसरा वाला, तीसरा वाला हो गया कैंसिल। तो अभी तक कितने आइसोमर बनाए हमने, 2, एक 5 कार्बन का और एक 4 कार्बन। समझ में आ गई बात? अब हम उसको और छोटा करते हैं, 4 से हम आते हैं 3 पर, 1 2 3, बचे 2, हमने दोनों कार्बन यहां लगा दिए। तो देखो CH3 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 CH3, 5 कार्बन हो रहे। ठीक है, नाम लिखिए इसका 2 2, कॉमा बोलने की जरूरत नहीं है, 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। बोलो क्लियर है कि नहीं है? क्या अब हम इसको 2 कार्बन में बदल सकते हैं? नहीं, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी मैक्सिमम क्या होती है, 4। तो मतलब क्या हुआ, इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के, पहली बात तो इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में केवल एक आइसोमेरिज्म होगी, स्ट्रक्चर में भी कौन सी, चेन, कि हम कार्बन की चेंज को घटा बढ़ा सकते हैं। तो हमारे पास C5H12 के 3 आइसोमर आए। कौन से? चेन आइसोमर, एक 5 कार्बन का, एक 4 कार्बन का और एक 3 कार्बन का। अब सवाल क्या पूछ सकता है, जैसे एक सवाल बना दिया उसने, सवाल बनने के कोई तरीके, कंपटीशन और सिंपल एग्जाम में यही फर्क है कि कंपटीशन में वो सवाल को घुमा देता है। वो कहेगा बताओ कि C5H12 में कौन सा आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है। तो आपका ये ज्ञान काम आना चाहिए। आपने बनाया, देखा कि केवल चेन आइसोमेरिज्म बनता है, बाकी तो कोई है ही नहीं, तो इसलिए आप कहोगे चेन आइसोमेरिज्म। ठीक है, कितने आइसोमर है? तो आप कहोगे 3 आइसोमर। तो पहला क्लियर हो गया सबको। आज हम आइसोमेरिज्म पढ़ रहे थे। आइसोमेरिज्म कितने तरह का होता है वो हमने लिखा है। पहले हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक होता है स्ट्रक्चरल, दूसरा होता है स्टीरियो। स्ट्रक्चरल को फिर से हमने 5 पार्ट में डिवाइड किया है, चेन, टॉटोमेरिज्म, पोजीशन, फंक्शनल और मेटामेरिज्म। इसके बाद हमने स्टीरियो को डिवाइड किया ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल में। तो हमने पहला ही एग्जांपल बताया चेन आइसोमेरिज्म का। सबको क्लियर है? अरे सबको क्लियर है क्या? ये आसान है तो बोलो। तो चलो चेन कंप्लीट हो गया, अब दूसरे पे चलते हैं। दूसरा आइसोमेरिज्म है हमारा कौन सा? पोजीशन ले लेते हैं। पोजीशन, ठीक है। अब इसकी पहचान क्या है?
ये जो आइसोमेरिज्म है ऐसे फंक्शनल ग्रुप में होगा, नोट कर लो इसको, ऐसे फंक्शनल ग्रुप में होगा जिन फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है। कहां होगा? दिस आइसोमेरिज्म फाउंड इन दैट फंक्शनल ग्रुप which do not have carbon. Functional group do not have carbon. मतलब अगर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड दे रहा है, एल्डिहाइड दे रहा है, कीटोन दे रहा है, तो उसमें आप पोजीशन की बात मत सोचिए। समझ में आ गई? किसकी बात करेंगे? ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसमें कार्बन नहीं होता है। और होता क्या है इसमें? पोजीशन बोला है कि फंक्शनल ग्रुप अपनी जगह बदलता है, कभी 1 नंबर पे जुड़ेगा, कभी 2 नंबर पे जुड़ेगा, कभी 3 नंबर पे जुड़ेगा, कभी 4 पे जुड़ेगा, जितनी पॉसिबिलिटी होगी। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए? इसके एग्जाम्पल जो सबसे आसान है वो है अल्कोहल का। तो अल्कोहल और अल्कोहल लाइक नाइट्रो भी, NH2 भी, हेलोजन भी, ऐसे फंक्शनल ग्रुप अगर आपके पास हैं तो वो कौन सा आइसोमेरिज्म देंगे? पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो हम एक अल्कोहल लेते हैं। कौन सा अल्कोहल ले लें हम? यानी C3H8O, ये हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें हमको क्या पढ़नी है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्या पढ़नी है? पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो सबसे पहले इसका एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ट्राई किया हमने CH3 CH2 CH2 OH। पहले देखो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में सेट हुआ कि नहीं हुआ? 3 2 5 2 7 और 1 8, ऑक्सीजन 1 कार्बन 3, सही आ गया? ठीक है, ओके। नाम लिखने की कोशिश करो। पहले इसके नाम लिखेंगे, चेन सेलेक्ट करनी है। चेन सेलेक्ट करनी है, फंक्शनल ग्रुप है पर ऐसा है जो इसके पास कार्बन नहीं है, तो उसको नंबरिंग में शामिल नहीं करना। लेकिन प्रायोरिटी ये रखनी है कि उसको कम से कम नंबर मिले, हो सके तो पहला मिल जाए। तो यहीं से हमको नंबर देना पड़ेगा 1 2 3। ठीक है, क्या बताया था इसका? अब देखो यहां हाइड्रोकार्बन है, यहां पर फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप को बाद में लिखना है। कार्बन कितने हैं? 3। प्रोपेन कहां लगा है? 1 ऑल। प्रोपेन के 1 पर ऑल लगा है, तो प्रोपेन 1 ऑल। अब दूसरा तरीका क्या हो सकता है? वी कैन चेंज द पोजिशन ऑफ OH ग्रुप। नाउ पुट दिस OH ग्रुप ऑन कार्बन नंबर 2। बन गया, क्या नाम आएगा? प्रोपेन 2 ऑल। बोलो क्लियर है कि नहीं है? सही है, बहुत बढ़िया। तो ये हमारी पोजीशन भी हो गई। ठीक है, ठीक, ओके। अब तीसरा आते हैं हम फंक्शनल आइसोमेरिज्म पे। इसी में देखो फंक्शनल आइसोमेरिज्म भी होगा। यहां क्या करना है? एक फॉर्मूले से, एक ही फॉर्मूले से क्या लिखने हैं? मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप लिखना है आपको। फॉर्मूला एक ही रहेगा मॉलिक्यूलर, फंक्शनल ग्रुप एक से ज्यादा हो सकते हैं। ठीक है, क्या हो सकते हैं? एक से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे ट्राई करो इसी में, याद हो तो मैंने बताया भी था उस समय कि जो अल्कोहल होता है वो फंक्शनल आइसोमर होता है ईथर का। किसका होता है? याद रख लो, आप इसको याद रख सकते हो। देखो जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो ना, बहुत सारी चीजों को याद करना भी शुरू करो, क्योंकि हर चीज में लॉजिक लगा के आओगे तो फिर उसको करते करते समय लगेगा। तो जितना आपको याद रहेगा आप उतना फास्ट हो जाओगे।
तो ईथर और अल्कोहल OH एंड ROR ये दोनों क्या है? फंक्शनल आइसोमर है, फंक्शनल लिख लो पोजीशन की जगह। कौन से आइसोमर है ये? फंक्शनल आइसोमर। तो देखो एक तो हमने लिख लिया था जैसे CH3 CH2 CH2 OH। दूसरा क्या है? ROR मतलब CH3 CH2 O CH3। बन गया कि नहीं बन गया? है ना? ये इससे छोटे वाले में भी हो सकता है, C2H6O में भी हो सकता था, CH3 CH2 OH। और दूसरा क्या बन सकता? CH3O CH3। सही कि नहीं? यानी कोई भी अल्कोहल एक से ज्यादा कार्बन का एक पे नहीं आता, क्योंकि ईथर के लिए कंडीशन क्या है? कम से कम 2 R ग्रुप होने चाहिए, यानी 2 कार्बन तो कम से कम उसको मांगता है। तो एक पे नहीं आएगा, ये 2 वाले जो अल्कोहल होंगे उससे ज्यादा में फंक्शनल आइसोमरिज्म शो करेगा। क्लियर है सबको? नाम लिखो इसका, ऊपर वाले का नाम प्रोपेन 1 ऑल। इसका नाम क्या है? देखो इसका हमने तरीका बताया था, एल्कोक्सी एल्केन। क्या बताया था? एल्कोक्सी एल्केन। एल्क का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन, तो ऑक्सीजन जिसके साथ जाएगा वो एल्कोक्सी होगा। तो कितने कार्बन? एक कार्बन। एक का मतलब मैथ, और मैथ का मतलब मेथॉक्सी, और बचे कितने? 2। तो लिखेंगे इसको मेथॉक्सी। मेथॉक्सी कितने बचे? इथेन, ब्यूटेन नहीं इथेन। ये अपने आप में अलग हो गया, ये बचा है, ये कार्बन की चेन है आपकी, मिथॉक्सी इथेन। समझ में आई बात? इस वाले का लिखो तो इथे 1 की कहां जरूरत है? तो 1 2 एक ही है, यहां 1 2 का किस्सा नहीं है, क्योंकि 1 2 हम तब लिखते हैं जब कोई ऑप्शन हो, इसके अलावा दूसरा बन ही नहीं सकता। जब बनेगा नहीं तो हमको ऑप्शन नहीं 1 2 लिखना नहीं। ठीक है? आप अगर मान लो इस OH को यहां भी लगा दो तो भी तो वही नाम होगा। तो 1 2 की बात वहां लिखते हैं जहां पर ऑप्शन होते हैं, तो ऑप्शन ही नहीं। इसका नाम बताओ तो। मिथॉक्सी मीथेन। बोलो क्लियर है? कोई डाउट किसी को? ठीक है, नेक्स्ट है हमारा मेटामेरिज्म। क्या है? मेटामेरिज्म। बिठा दूं इसको? बिठा दूं? लिखो लिखो इसको। मेटामेरिज्म। करे स्टार्ट? बिठा दूं इसको? चलिए, मेटामेरिज्म क्या कहता है? पहली बात तो मेटामेरिज्म कब काम आएगा? ये तब काम आएगा जब हमारे पास ऐसे फंक्शनल ग्रुप हो जो चेन के बीच में आते हो। कहां आते हो? चेन के बीच में आते हो। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो हमेशा चेन के बीच में आते हैं। कौन आता है? ईथर आता है। ईथर की मजबूरी है, ईथर तो साइड में रह ही नहीं सकता। तो ईथर में पहले ऑक्सीजन, 2 साइड एल्केन। अब मान लो हमारे पास कार्बन 6 है, तो उसकी कई पॉसिबिलिटी बनती है। इस हाथ पर 1 कार्बन, इस हाथ पर 5 कार्बन।
इस हाथ पर 2 कार्बन, इस हाथ पर 3 कार्बन, बनता है नहीं बनता? तो ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो कि बीच में आते हैं, याद रखना। मेटा से लिखो मिडिल, मेटा से याद रख लो मिडिल, मिडिल वाला ना, मिड में जो आता है, यानी ईथर। तो ईथर का क्या देखें हम? 5 कार्बन का देखते हैं। 5 कार्बन का क्या बनेगा? हाँ ये बन जाएगा। इससे बनाओ जरा, ईथर बनाओ, इससे ईथर बनाओ। देखो एक ईथर हम करते हैं, कितने कार्बन है टोटल? 5 है। तो एक तरफ हम 4 लगा देता हूं मैं, और एक तरफ लगा देता हूं 1 कार्बन, है ना? क्या बनेगा? CH3 इधर आएगा, CH2 इधर आएगा, CH2 इधर आएगा, CH2 इधर आएगा, CH3। सही बना? काउंट कर लो एक बार, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है कि नहीं? गलत है? गलत आ रहा है ना? सही है कि गलत है? 3 2 5 2 7 और 2 9 और 3 12, सही है। मतलब इसका सही आ गया। ध्यान रखो, अब इसी में एक और बनेगा, कौन सा? फंक्शनल, एल्कोहल वाला भी बनेगा। मान लो इस वाले में इसने ये कहा आपसे कि नंबर ऑफ टोटल आइसोमेरिज्म बताओ, तो आप इसके अंदर मेटामेरिज्म भी ढूंढोगे, आप इसके अंदर फंक्शनल भी ढूंढोगे, आप इसके अंदर चेन भी ढूंढोगे। समझ लो सवाल का मतलब। अगर उसने लिख के दे दिया कि इसके पॉसिबल मेटा आइसोमर बताइए, तो केवल यही वाले ढूंढोगे जो हम लिख रहे हैं। अगर उसने कहा कि केवल फंक्शनल बताइए, तो आप केवल फंक्शनल वाले। लेकिन उसने कह दिया कि टोटल आइसोमर बताइए, तो टोटल का मतलब जितने टाइप का आइसोमेरिज्म उसके अंदर होता है, और वो हर आइसोमेरिज्म में कितने टाइप के बनाता है, सबको मिला के लिखना है। 5 हैं, 6 हैं, 10 है, 15 है, 50 है, कितने भी हो सकते हैं। ये चेक करने पे आएगा, अंदाजा लग जाएगा। 8 तक करोगे काम चलेगा आपका, उससे ज्यादा नहीं पूछता है। इसीलिए मैंने 8 के एग्जाम्पल आपको दिए थे ना करने को, तो उतना कर लोगे, उससे आपको तुरंत आइडिया लग जाएगा। तो पहला ये बन गया, नाम बताओ इसका। तो ये बन गया मिथॉक्सी, और बन गया 1 2 3 4 मिथॉक्सी ब्यूटेन है क्या ये? बोलो सही है? अच्छा, सोच लो, सोच लो। दूसरा ये बन जाएगा, दूसरा ये बन सकता है ना आइसोमर इसका, ये ऑक्सीजन को नंबर 2 पे लिया है। तीसरा भी बनेगा क्या मेटामेरिज्म? कोई नहीं बनेगा भाई। आप इस ऑक्सीजन को अगर यहां भी ले आओगे तो बात वही होगी ना, 2 साइड इधर, तो इसके 2 मेटामर्स हैं। नाम बोलो। इसका नाम हो गया इथॉक्सी प्रोपेन, इसका नाम हो गया। अब सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। अगर हम इसको सोचो, इसको हमने लिख दिया मिथॉक्सी प्रोपे ब्यूटेन लिख दिया, और अगर मैं इस वाले को यहां जोड़ दूं, तो नाम क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा भाई, है? कौन सा नहीं समझ में आया? मैं क्या कह रहा हूं, यही तो समझने की बात है। ये मेटामर तो यही बन रहे हैं, ये आपस में मेटामर है, लेकिन ये फाइनल थोड़ी। हम केवल एक, जब आपसे पूछेगा कि इसके पॉसिबल लिखो, और नाम ऐसा होना चाहिए, कभी बदलना नहीं चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। आप ये समझो कि जब हम ईथर ग्रुप लेंगे, तो हम एल्कोक्सी ग्रुप छांट लेंगे। छांट लिया आपने, कौन सा छांटेंगे? सिंपल सी बात है, जिधर कार्बन कम हो उसको ऑक्सीजन के साथ काट के अलग कर लो, तो ये बन गया मेथॉक्सी। अब बचा ये क्या बच गया? ब्यूटेन। लेकिन मैं एक इसको दूसरा लिख दूं, मान लो CH3 CH2 CH
CH3 और ये लिख दूं मैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? है? होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? होगा कि नहीं होगा? यही मैं समझाना चाह रहा हूं, यही मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। इसका नाम मिथॉक्सी ब्यूटेन ना होकर क्या होगा? मिथॉक्सी 1 ब्यूटेन। क्यों होगा? क्योंकि इसमें 2 ब्यूटेन की भी तो पॉसिबिलिटी है। तो जब पॉसिबिलिटी होगी तो आप देखो, कभी भी डाउट नहीं होता है कि जब देखो आप सोचो कि अगर हम कह दें आपसे कि आप मिथॉक्सी ब्यूटेन लिखो, तो कुछ बच्चे ये लिखेंगे, कुछ ये लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, ये भी लिखेंगे। तो ऐसा हो सकता है क्या? नहीं, जो नाम बोला है वही नाम स्ट्रक्चर लिखा होना चाहिए। तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया? मिथॉक्सी, मिथॉक्सी 1 ब्यूटेन। ठीक है, या 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन, 1 मिथॉक्सी ब्यूटेन आएगा। ये मिथॉक्सी 1 ब्यूटेन का मतलब तो हो गया कि ब्यूटेन मिथॉक्सी पे लगा है, मिथॉक्सी के 1 पे, तो वो तो नहीं हो सकता। ये 1 मिथॉक्सी किस पे? ब्यूटेन के 1 पे मिथॉक्सी लगा। जैसे लिखा 2 मिथाइल प्रोपेन, तो प्रोपेन के 2 पे लगा है, तो इसका मतलब हो गया मिथॉक्सी कहां लगा? 1 पे लगा है। किसके पे? ब्यूटेन के। इसका नाम क्या हो जाएगा? 2 मिथॉक्सी ब्यूटेन। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। अगर कहने को तो मैं भी ये कह सकता हूं कि ये ब्यूटेन ये है, लेकिन वो सही नहीं है। इसका क्या हो जाएगा? इथॉक्सी 1 इथॉक्सी प्रोपेन। सही है ना? ये 3 कार्बन है, 1 इथॉक्सी प्रोपेन। आगे ना, अरे पहले पे लगा भाई, दूसरा ये भी तो बन सकता था इसका, CH3 CH CH3O CH2 CH3। बनता कि नहीं बनता? तो इसको हम क्या लिखेंगे? 2 इथॉक्सी प्रोपेन। जहां भी लगे कि नाम बोलने से कंफ्यूजन हो रहा है, तो उसका नाम अलग होगा। समझ में आ गई? 1 2 का किस्सा वहीं शुरू होता है जहां पर गफलत पैदा होने वाली है। समझ में आ गया? क्लियर यहां तक? कोई सवाल? यहां तक कोई सवाल किसी का? अब बच गया एक टॉटोमेरिज्म। क्या बच गया? टॉटोमेरिज्म। ये आएगा आपका टॉटोमेरिज्म, इसको बोलते हैं कीटोइनॉल। कीटोइनॉल आइसोमेरिज्म। इसको बोलते हैं कीटोइनॉल आइसोमेरिज्म। स्पेशल केस है। इनॉल, ENOL, OL, इनॉल। ये मान लो एक कंपाउंड है आपके पास, ये कंपाउंड है, आगे आएगा, अगली क्लास में पढ़ेंगे, वैसे हम इसको बता रहा हूं। ये कंपाउंड है, इसमें कौन सा ग्रुप दिख रहा है आपको? कीटो। ठीक,
देखो इसमें क्या होता है, यहां जुड़ रहा है एल्डिहाइड, ये एक एक्टिव ग्रुप होता है, इसके बगल का जो कार्बन होता है इसको हम बोलते हैं एल्फा कार्बन। याद रखना, ये टर्म याद रखना कि आपके पास कोई फंक्शन, देखो हर बात को लिखा नहीं जा सकता, तो बहुत सारी समझना है और अपने हिसाब से लिख लेना। सुनो ध्यान से कि हमारे पास ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप है जिसके अंदर कार्बन है, पहली कंडीशन बोल रहा हूं, ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसके अंदर क्या है, कार्बन है। उस कार्बन वाले फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बन जुड़ा है वो कहलाता है अल्फा कार्बन। क्या कहलाता है, बस 2 मिनट। और उस कार्बन से जो कार्बन जुड़ा होता है वो बीटा, और उससे जुड़ा होता है गामा, उससे जुड़ा होता है डेल्टा, ऐसे लाइन चलती रहती है। समझ में आई बात? अगर ये कार्बन है तो अल्फा है, इसके बाद मान लो एक कार्बन और होता तो बीटा होता, उसके बाद एक और होता तो गामा होता, डेल्टा होता। अब याद रख लो, अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ी होती है वो कहलाती है अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहलाती है, अल्फा हाइड्रोजन। तो हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, ठीक है, हमेशा के लिए याद रख लो। और जो अल्फा हाइड्रोजन होती है उसका नेचर होता है एसिडिक। कैसा होता है, एसिडिक हाइड्रोजन होती है। हमेशा के लिए दिमाग में बैठा लो इस बात कि कार्बन वाला फंक्शनल ग्रुप है, उससे जो कार्बन जुड़ा है अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़ी है वो अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा हाइड्रोजन हमेशा एसिडिक होती है। समझ में आ गई बात? अब क्या होगा, एसिडिक का मतलब H+, तो क्या करेगा ये देखो, ये अपना H वाला जो है ना AH, ये अपना बॉन्ड इस दोनों को देगा, इन दोनों को देगा, तो इस कार्बन की वैलेंसी 4 से 5 हो जाएगी। 5 हो सकती है क्या, नहीं, तो ये घूमेगा इधर, इधर घूमेगा तो O पे माइनस, O पे माइनस H पे प्लस, भाग के वहां चला जाएगा। ये क्या बन गया, CH3 COH डबल बॉन्ड CH CHO, बना के नहीं बना, बोल, है ना? अब इसका नाम हमने इनॉल, देखो ये तो कीटो फॉर्म समझ में आ गई, ये इसकी कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म, ठीक है। और ये कहलाती है इनॉल। इनॉल का मतलब डबल बॉन्ड को इन बोलते हैं, OH को ऑल बोलते हैं, तो इन और ऑल दोनों प्रेजेंट है, ये कहलाते हैं इनॉल फॉर्म। समझ में आ गई बात? ऐसा कंपाउंड जिसमें डबल बॉन्ड और OH एक साथ हो वो इनॉल्स कहलाते हैं। और जब भी इनॉल मिलेगा तो उसका भाई कीटो भी बनेगा हमेशा। समझ में आ गया? अगर कीटो है, अल्फा हाइड्रोजन है, तो समझो कि इनॉल बनेगा, और इनॉल है इसका मतलब कीटो भी बनेगा, ये हमेशा मिलेगी आपको ये बात। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर हमारे पूरे हो गए, ठीक है। अब बचा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, बिठा दूं इसको मैं, बिठा दूं? देखो ज्योमेट्रिकल, इसके बारे में मैंने शायद आपको बता दिया, इसके बारे में शायद बताया था। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होती है, स्टीरियो में हम ज्योमेट्रिकल पढ़ रहे हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो वही होते हैं ना, स्टीरियो वही होते हैं, स्टीरियो के 2 टाइप है, स्टीरियो के ही हम बोल रहे हैं। स्ट्रक्चरल पढ़े जो स्ट्रक्चर को अल्टा पल्टी से आते हैं, तो 5 टाइप थे उसके। और स्टीरियो जो होते हैं मैं बताता हूं, उसमें स्ट्रक्चर का ज्यादा फेर नहीं होगा, बहुत कम अंतर आएगा, दोनों में फर्क है। तो हम अब पढ़ रहे हैं स्टीरियो आइसोमर, और स्टीरियो के 2 टाइप हैं। तो पहला टाइप कौन सा है, जियोमेट्रिकल आइसोमर, कल आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखो, ये हमेशा इन में होता है, ठीक है, और कम से कम ब्यूट में होता है, ब्यूटीन में, या कहें इसको हम 2 ब्यूटीन में होता है। किसमें होता है, 2 ब्यूटीन में। अब समझो 2 ब्यूटीन क्या है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, इसका नाम 2 ब्यूटीन है ना, वही 1 2 2 कार्बन पे ही, तो 2 ब्यूटीन लिखेंगे इसको। लेकिन अब स्ट्रक्चर तो इसका ये बन गया, लेकिन अगर हम इसका ओरिएंटेशन दे दें, ऑप्टिकल स्टीरियो का मतलब ये है कि वो एक्चुअली कैसे अरेंज है। जैसे मैंने लिखा CH4, लिख दिया CH4,
लेकिन CH4 ऐसे थोड़ी अरेंज है। कैसे अरेंज है? ऐसे अरेंज है, 3 ऐसे और एक ऊपर, दिख रहा है? सारे के सारे एक प्लेन में नहीं है। तो स्टीरियो अबाउट द 3 डायमेंशन, कि 3D में वो कैसे अरेंज होगा इसको बता रहा है। अब देखो इसको समझो आप ध्यान से। यहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिख रहा है, और इस कार्बन पर एक H और एक CH3 ग्रुप है, इस कार्बन पर भी एक H और एक CH3 ग्रुप है। तो समझो, अगर हम दोनों ग्रुप यानी HH को एक साइड कर दें और CH3 को एक साइड, चल तो रहा है ना, बंद तो नहीं चल रहा है ना बच्चों ये? ठीक है, ठीक। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या होगा? C डबल बॉन्ड C, CH3 इधर, CH3 इधर, H और H इधर। हो सकता है, नहीं हो सकता है? यानी स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं आया, ओरिएंटेशन में डिफरेंस आ गया। इसमें डिफरेंस आ गया ओरिएंटेशन। हर पिक्चर 3D होती है, लेकिन हमें 2D दिखती है। चश्मा लगा लो और 3D बनाएगा तो 3D दिखेगी। तो ये 3D स्ट्रक्चर दिखाएगा। तो जब दोनों ग्रुप सेम साइड हो तो उसको हम बोलेंगे सिस। सिस कौन सा? ब्यूट टूइन, टूइन। और ये क्या है? ट्रांस, ब्यूट टूइन। समझ में आ गया? तो ये कहलाते हैं स्टीरियो आइसोमर, सिस और ट्रांस। स्टीरियो में भी ज्योमेट्रिकल, स्टीरियो में भी ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म इसको कहते हैं। सिस और ट्रांस आइसोमर जो होता है वो हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। अब बचा लास्ट ये है उसका ब्लैक बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है। समझ में आ गया कि हम किसी चीज का स्ट्रक्चर ओरिएंटेशन देख के उसको नहीं बता सकते। वो होता है प्रैक्टिकल बेस्ड। क्या होता है? प्रैक्टिकल बेस्ड। यानी कोई भी कंपाउंड आप लोगे और उसको एक एक्सपेरेटस होता है उसमें डालोगे, चेक करोगे कि भैया ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, वो कहेगा यस करता है, तो मानेंगे है कि नहीं। समझ में आ गया? प्रैक्टिकल बेस्ड। उसका वैसे एक तरीका है ढूंढने का, जिसको हम आगे थोड़ा डिटेल से बताएंगे। अभी मैडम भी खड़ी है, मैं जरा सा बता देता हूं आपको। क्या होता है बच्चों? एक होता है व्हाइट लाइट। जानते हो क्या व्हाइट लाइट क्या है? अपनी लाइट, जो सिंपल सनलाइट है। कितने कलर होते हैं इसमें? 7 होते हैं। यानी कि 7 का मतलब ये समझो कि एक पॉइंट है, ऐसे 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 चारों तरफ वाइब्रेशन करती है। ठीक है? अगर हम मतलब 3D में एक बॉल की तरह वाइब्रेशन, समझ रहे हो? यो 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 यो, तो एक बॉल बनेगी ना। अगर हम इसके सारे वाइब्रेशन खत्म कर दे, केवल एक प्लेन को बचा लें। क्या बचा लें? एक प्लेन को बचा लें, तो हमारे पास कुछ इस तरह का बच जाएगा। समझ में आई बात? तो क्या करते हैं हम? तो सिंपल लाइट जो होती है ना, लाइट, उसके आगे लगाते हैं निकॉल प्रिज्म। निकॉल प्रिज्म, निकॉल प्रिज्म आप जानते हो ना, लाइट को स्प्रेड कर देता है। तो निकॉल प्रिज्म क्या करेगा? सारे खत्म कर देगा, एक वेव बचाएगा केवल, और उसका वाइब्रेशन हो रहा है एक प्लेन में। समझ में आई? अब आपको क्या करना है? इस लाइट को हमको सैंपल, एक ट्यूब रखी है, उसमें आपने कंपाउंड को भर दिया। भरने के बाद इस लाइट को इस पे गिराया। अब ये जो ये कंपाउंड है, ये इसकी नेचर पे डिपेंड करता है। ये हो सकता है 3 काम करे। एक काम ये करे कि ये कुछ ना करे, जैसी लाइट थी वैसी उसको जाने दे, नो चेंज। तो ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्या कहलाते हैं ये? यानी कि स्टीरियो आइसोमर नहीं है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो नहीं कर रहा है। दूसरा ये तरीका है कि इस लाइट को ये इधर राइट साइड में घुमा दे, क्लॉकवाइज में, घड़ी की सुई की दिशा में। और तीसरा ये है कि ये लाइट को लेफ्ट साइड में घुमा दे। यस के नो? तो ज्यादा ज्यादा, जैसे हमारे पास इतने सारे कंपाउंड हैं, तो ज्यादातर ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, है ना। बहुत कम ऐसे होते हैं जो बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, विटामिन, ये सब होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव। तो अगर राइट साइड घुमाएगा, ध्यान से सुनना, तो इसको हम लिखेंगे स्मॉल डी से। किससे लिखेंगे? और अगर लेफ्ट साइड घुमाएगा तो स्मॉल एल से। स्मॉल डी का मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और इसको हम बोलेंगे लीवो रोटेटरी।
ठीक है, एक और तरीका है, डी नहीं लिखना है तो आप इसको प्लस साइन भी लिख सकते हो और इसको हम माइनस साइन भी लिख सकते हो। समझो क्या होगा कि मान लो कोई कंपाउंड है और वो ऑप्टिकली एक्टिव है, तो हम उसके नाम के साथ साथ ब्रैकेट में प्लस माइनस लगाएंगे। आपने कंपाउंड का नाम लिखा, ब्रैकेट में लिख दिया प्लस, तो इसका मतलब वो ऑप्टिकली एक्टिव भी है, डेक्सोरोटेटरी है, या स्मॉल डी लगाएंगे। समझ में आ गई बात? तो जितनी चीजें अवेलेबल होगी, यही तो मजा है ना, कि जब आपको नाम लिखा हुआ मिलेगा, तो आज की तारीख में जैसे मुझे नाम मिलेगा तो मैं उसके नाम से ही पहचान लूंगा कि भैया ये ऑप्टिकल, इसमें कौन कौन सा आइसोमेरिज्म है। आप पढ़ोगे आपको भी समझ में आने लगेगा। मैंने क्या कहा कि फॉर्मूले से और नाम से आपको पता चलेगा कि उसके अंदर कितने आइसोमर है। बताया कि नहीं बताया? तो ऐसे ही पता चलेगा कि जैसे ही आपको डीएल दिखा, आप कहोगे सर होता है ऑप्टिकल है, डी है तो पॉजिटिव है, एल है तो नेगेटिव। तो ये हमारा आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म का टॉपिक मैंने पहले भी ब्रीफ में बताया था आपको, आज आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसको ट्राई कीजिए, जितना ट्राई करोगे उतना समझ में आएगा, सीधी बात है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी है, हर क्वेश्चन में काम आता है ऑर्गेनिक। ठीक है, अब मुश्किल से 2-1 क्लास का और बचा है हमारा, फिर ये उससे नहीं करेंगे। जब एक्टिव नहीं है तो उसको क्या डिनोट करना है? ऑप्टिकल इनएक्टिव है।